हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पे वीडियो थोड़ा सा कुछ दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गया था और नेटवर्क की वजह से और सरस्वती पूजा के कारण भी थोड़ा सा स्कूल में हमारे कार्यक्रम था पूजा का, इसलिए मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पाया। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 का अध्याय 4। चैप्टर का नाम है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यहाँ से मैंने 50 क्वेश्चन लिया हूँ, 50 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या वो सीटेट हो, टीटेट हो, या कोई भी अदर एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं उसमें आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा एनसीईआरटी निचोड़ ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, कहता है कि आदिवासी समुदाय मुख्य किस पर निर्भर थे। आदिवासी जो लोग थे मुख्यतः किस पर निर्भर हुआ करते थे। तो आदिवासी जो थे जंगल, खेती, शिकार और मछली पकड़ने पर ही निर्भर रखते थे क्योंकि उनका जीवन यापन भी यहीं से चलता था। ठीक है, अगला है कि झूम खेती क्या है। झूम खेती किसे कहते हैं। तो झूम खेती में जंगल का एक हिस्सा काटकर जलाया जाता है, फिर उस भूमि पर खेती की जाती है। झूम खेती करने का मतलब है कि कहा कि जंगल का एक हिस्सा है। एक हिस्सा कहने का मतलब जंगल जो होता है ना खेत में, उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद उसको उसी खेत में उसे जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख बच जाता है उसी खेत में उसे उपजाऊ बनाने के लिए फिर जोतकर फिर उसमें फसल लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि आदिवासियों द्वारा क्या है कि आदिवासियों द्वारा अपनाई जाने वाली पारंपरिक आजीविका कौन कौन सी थी। तो ये हो जाएगा शिकार, पशुपालन, खेती और कुटीर उद्योग हो जाएगा। अगला है दिकू शब्द का अर्थ क्या होता है। ये दिकू का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है दिकू, दिकू का मतलब ही होता है बाहरी व्यक्ति। क्या होता है, बाहरी व्यक्ति जो आदिवासी का शोषण करते थे। बाहरीवादी दिकू का जैसे कि बिरसा मुंडा थे, तो ये सब थे अपने आदिवासी यहाँ के लोग थे। लेकिन जब बाहर के लोग आए ना तो उस पर अत्याचार किए, वहाँ पे रहने के लिए उसको सही से घर नहीं दिया जाता था, उनसे जो फसलें थी उससे वह लोग सब ले लेते थे। तो ये जो था ना दिकू लोग से सब परेशान थे। तो दिकू का मतलब होता है बाहरी लोग। क्या होता है, बाहरी लोग थे जो आदिवासी को शोषण करते थे, उसके साथ अत्याचार करते थे। अगला है चा का अर्थ क्या है। चा का अर्थ क्या है। चा बगानों में सर्वी के लिए एक विशेष शब्द था, चाय, उसी को चा कहते हैं ना, चा बनाना चाय, तो उसी को चा कहते हैं। अगला है कि ब्रिटिश काल में आदिवासियों को चाय बगानों में काम करने के लिए कैसे मजबूर किया गया। मतलब ब्रिटिश जो काल था उस आदिवासी के जो लोग थे उनको चाय बगान में काम करने के लिए कैसे मजबूर कर दिया। तो ये ठेका प्रणाली और कानूनी के जरिए। अब उसके पास कानूनी अधिकार था, अब वो दबाव डालकर किसी पर कुछ करवा सकता था, तो वो था। और ठेका प्रणाली की वजह से ब्रिटिश जो था आदिवासियों को मजबूर कर दिया। बिरसा मुंडा कौन थे। अभी हम बताएं, बिरसा मुंडा जो थे एक आदिवासी समूह थे और उन्होंने अंग्रेजों के प्रति कट्टर भावना के प्रति एकदम विरोध किए थे। इसीलिए आदिवासी के समूह जो होते हैं आदिवासी को भगवान भी मानने लगे थे। एक प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। तो ये बिरसा मुंडा जो थे ये क्या कहते हैं, अंग्रेज के विरुद्ध लड़े। अब मान लेते हैं कि हमारे गांव में कोई अगर अत्याचार करेगा, अगर हम लड़ेंगे नहीं, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हमारी बात दब जाएगी। तो इसी में से कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो उसके विरुद्ध लड़ते हैं, इसके विरुद्ध आवाज छेड़ते हैं। देखिए हर गांव में, हर समाज में आपको कुछ एक ऐसा दबंग आदमी मिलेगा जो सब पर दबाव डालता है, सब पर अत्याचार करता होगा, सबको नीचे में रखता होगा। ठीक है, तो उसी में से ऐसे थे ब्रिटिश काल के जो लोग था वहां पे आदिवासियों के। तो आदिवासी में से एक व्यक्ति थे बिरसा मुंडा जो उन्होंने लड़ा और उसके प्रति खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा। बिरसा मुंडा का आंदोलन किसके खिलाफ था। बिरसा मुंडा आंदोलन किए, लेकिन ये किसके प्रति आंदोलन किए। तो उसका आंदोलन था दिकू और ब्रिटिश शासन शोषण के खिलाफ। जो कि ब्रिटिश जो शासन था यहाँ पे उसके साथ शोषण कर रहा था। एक दिकू था, दिकू का मतलब था जो बाहरी लोग अफगानिस्तान से, फ्रांस से, यहाँ से जो लोग आए थे और यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते उसके प्रति वो आंदोलन किए थे। अगला है कि बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था। बिरसा मुंडा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो आदिवासियों के स्वर्ण युग को पुनः स्थापना करना। जो वह स्वर्ण युग था आज़ादी का, ठीक है, घूमने फिरने का, इससे मुक्त करना चाहते थे। 1871 में लागू किया क्रिमिनियल टाइप्स ऑफ एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो ये आदिवासी समूह को अपराधियों और जनजाति घोषणा करना था। अगला ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों की खेती पर क्या प्रभाव डाला। ब्रिटिश शासन जो था आदिवासी को जो खेती बाड़ी होता था उस खेती बाड़ी पर उन्होंने क्या किया, तो भूमि को प्रणाली को लागू कर दिया, आदिवासी की जमीन छीन ली। अब उसको अधिकार भी नहीं था। अब वो खेती बाड़ी अपना खेती भी बाड़ी करेगा तो उसका कर सरकार को देना पड़ेगा। वो अपने मर्जी से खेती नहीं कर सकता है। सरकार कहेगा कि सब फसल में ये खेती करो तो ये खेती करना पड़ेगा। तो उनका अधिकार छीन लिया गया, किससे, आदिवासी से।
अगला है कि संथाल हुल क्या है? संथाल हुल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 में हुआ था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जमीन का शोषण और जमींदारी व्यवस्था के लेकर था, क्योंकि वहां पे जमीन का शोषण ज्यादा हुआ, किसी का जमीन छीन लेना, किसी जमीन पर कब्जा कर लेना, जमींदार बन जाना, जमींदार उसके हक में नहीं लड़ना, तो इस सभी मुख्य जो संथाल का विद्रोह था। बिरसा मुंडा का जन्म कब कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के झारखंड के उल्ली हाथू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उल्ली हाथी गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बिरसा मुंडा की मृत्यु कब होगी? बिरसा मुंडा की मृत्यु की बात करें तो 9 जून 1900 ईस्वी में। कब हुआ? 9 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म मृत्यु हो जाता है। बिरसा मुंडा के क्या नाम दिया गया? तो उल गुलान महान विद्रोह। क्या दिया? उल गुलान महान विद्रोह। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने जंगल पर कौन से नियम लागू किया था? ब्रिटिश जो सरकार था जंगल में भी नियम लागू कर दिया। तो वो नियम क्या था? तो वो नियम था कि जंगल का अधिकार कर लिया और आदिवासी और शिकारी लकड़ियों काटने पर रोक दिया। अब वहां पे अधिकार जमा दिया कि अब जंगल का कोई आदिवासी समूह का व्यक्ति जंगल में शिकार नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता है और लकड़ी नहीं काट सकता। इस पर रोक लगा दिया। ठीक है, किसने लगाया? ये ब्रिटिश शासन ने लगा दिया। और यहाँ से आदिवासी का जो जीवन यापन यहीं से होता था, शिकार करना, मछली पकड़ना, खाना, लकड़ी काट कर बेचना, जलाना, लेकिन वो सभी भी सरकार उसे बंद कर दिया। अगला है, उल गुलान का अर्थ होता है महान विद्रोह। आपसे पूछा जाएगा कि उल गुलान का अर्थ क्या होता है? तो उल गुलान का अर्थ होता है जब महान विद्रोह होता है उसे उल गुलान कहते हैं। दिक्कू आदिवासियों के लिए क्यों घातक माने जाते थे? दिक्कू जो था आदिवासियों के लिए घातक क्यों माना जाता था? भाई घातक इसलिए माना जाता था क्योंकि वो शोषण करता था। किस पर? आदिवासियों पर। उसे जमीन छीन लेता था, उसके अपने हिसाब से रहने नहीं दिया जाता था, खेत पर कब्जा कर लेता था। तो वो जो था ना, दिक्कू आदिवासियों के लिए बहुत घातक माने जाते थे। और इससे जो था ना, बिरसा मुंडा बहुत गुस्सा थे, बेहद क्रोधित थे और उसे चाहते थे कि हम यहाँ से दिक्कुओं को और ब्रिटिश शासकों को यहाँ से भगाए, इसलिए आंदोलन भी किया। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती कहाँ प्रचलित थी? झूम जो खेती था ये प्रचलित कहाँ था? तो झूम खेती पूर्वी उत्तर भारत, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ये झूम खेती बहुत प्रचलित था। अभी बताया झूम खेती होता क्या है? जो कि जंगल जो होता है ना खेत में, उसी को जला दिया जाता है उसी में, तो उसी को ही झूम खेती कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, भुस्सा, जो कि गेहूं काटने के बाद भुस्सा होता है, तो भुस्सा को हम लोग घर पे लाते हैं, चारा वो गाय भैंस खाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि उसको जला दिया जाता है। जैसे कि धान का हो गया, धान का खेत हुआ, चावल आ गया और जो पोड़ा बच जाता है ना उसको खेती में जला दिया जाता है। हमारे यहाँ वो आता है, फिर गाय भैंस खाता है। ठीक है, तो वो जला, उसी को झूम खेती कहते थे। अगला है, आदिवासियों में कौन सी फसल प्रमुख थी? मतलब आदिवासी सबसे ज्यादा कौन सी फसल करता था? वो था ज्वार, बाजरा और चावल। क्या था? ज्वार, बाजरा और चावल, ये प्रमुख फसलें करते थे। अगला है कि बिरसा ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था? बिरसा ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था? तो एक नए धर्म को जिसमें पारंपरिक आदिवासी प्रथाओं का महत्व था। अगला है कि बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र था। कौन सा था? छोटा नागपुर क्षेत्र। आदिवासियों के ब्रिटिश सरकार ने किस कानून की प्रभावित किया था? तो ये जंगल कानून और भूमि कानून को ज्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश सरकार के किस कानून की आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बना दिया था? बंधुआ मजदूर बना दिया था। ये किसने, किस आदिवासियों के? तो ये बंधुआ मजदूरी अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला है कि जंगल सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? जंगल सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो जंगल सत्याग्रह का अगर उद्देश्य की बात करें तो जंगल पर आदिवासियों का अधिकार वापस पाना। ये जंगल सत्याग्रह इसलिए किया गया था, तो इसका उद्देश्य था कि जो आदिवासी से, जंगल के जो आदिवासी है उसका जो अधिकार जो ले लिया गया था, वो खेती बाड़ी से छीन लिया गया था, उसे पेड़ काटने पर रोक लगा दिया गया था, वो शिकार नहीं कर सकता। इस सभी अधिकार वापस लाने के लिए जंगल सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, अगला है कि आदिवासी ने दिक्कू से बचने के लिए क्या किया? आदिवासी जो थे ये दिक्कू से बचने के लिए क्या किए? तो वे पहाड़ियों और जंगलों में चले गए। अब ये जंगल में तो रहा करते ही थे, लेकिन अब जो दिक्कू जो था सब पर शोषण ज्यादा करता था, इसीलिए आदिवासी कहा कि नहीं भाई, इससे शोषण करेगा कहीं भी रहेंगे, इससे अच्छा है कि वो कहाँ चला गया? वो पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे जंगल में, ऐसे पहाड़ों पर जहाँ पे वो पहुँच न सके, वहाँ स्थान पर वो चले गए।
अगली बात कर लेते हैं कि आदिवासी महिला मुख्य रूप से कौन से कार्य करती थी। आदिवासी जो महिला थी वो कौन काम करती थी, तो वो खेती करती थी, जंगल के लकड़ी लाती थी, खाद्य पदार्थ एकत्रित करती थी, यानी खाने वाला जो पदार्थ होता है उसको वह एकत्रित करती थी, लाती थी या घर पे बनता था। अगला संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये था सिंधु और कन्हू था। अगला बिरसा मुंडा के प्रमुख मांगे क्या थी। बिरसा मुंडा का मांग था, क्या क्या मांग था, तो जमीन पर अधिकार और ब्रिटिश शोषण का अंत हो, मतलब जमीन का जो अधिकार है वो मेरा रहेगा और ये जो ब्रिटिश शासन है उसका अंत होना चाहिए, इसकी मांग थी किसका, बिरसा मुंडा का। अगला है कि जंगल कानून, क्या है कि जंगल कानून का क्या प्रभाव पड़ा। जंगल कानून का प्रभाव यही पड़ा कि आदिवासी की पारंपरिक आजीविका छीन गई। अब जंगल का अधिकार है, जंगल पेड़ नहीं काट सकता है, तो भाई आदिवासी का जीवन यापन तो वही से चलता था, मछली पालना, शिकार करना, जंगल काटना, तो इस सभी छीन लिया गया। अगला है कि हुल का अर्थ क्या होता है, तो हुल का अर्थ होता है विद्रोह होता है, क्या होता है, विद्रोह। अगला है किस आंदोलन के स्वर्ण युग का कल्पना से जोड़ा जाता है, तो ये बिरसा आंदोलन हो जाएगा। किस आंदोलन को स्वर्ण युग की कल्पना से जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा बिरसा आंदोलन, ठीक है। अगला है दिकू ने किस प्रकार की के कर लाए थे, तो ये जमीन कर और वन उपज कर, क्या है, जमीन कर और वन उपज कर। अगला है कि बिरसा आंदोलन के दौरान, क्या है कि बिरसा आंदोलन के दौरान कौन सी नई व्यवस्था लागू की गई, तो ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन से राज्य आदिवासी आंदोलनों के केंद्र था, तो ये झारखंड था, उड़ीसा था और छत्तीसगढ़, ये सभी जो राज्य थे आदिवासी के आंदोलन का केंद्र बना था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिवासी यहीं पे पाए जाते थे, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सभी क्षेत्र में आदिवासी रहते थे और ये सबसे ज़्यादा आंदोलन का केंद्र यहीं से बना था। झूम खेती का नुकसान क्या था, झूम खेती का नुकसान क्या था, तो नुकसान यही था कि भूमि की उर्वरकता कम हो जाता था। अब भूमि का जो उर्वरक था वह वहाँ पे उपजाऊ कम हो जाती थी। अगला है कि बिरसा मुंडा, क्या है कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को क्या शिक्षा दिया। बिरसा मुंडा जो थे आदिवासियों को शिक्षा देते हैं, किस चीज़ की शिक्षा देते हैं, कि संगठित होने और अधिकारों के लिए लड़ने की। मतलब संगठित का मतलब होता है एकजुट रहना, जैसे कि मिलजुल कर रहना, हमें जात पात में नहीं बंटना चाहिए, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ो, तो ये बिरसा मुंडा आदिवासियों को शिक्षा दिया। अगला दिकू के आने का क्या प्रभाव हुआ, जब दिकू जब आया तो प्रभाव यही हुआ कि आदिवासी का शोषण हुआ और संस्कृति का नुकसान हुआ। अब इसका संस्कृति, सभी का संस्कृति अलग अलग होता है, हिंदू का संस्कृति रीति रिवाज अलग है, इसी का अलग है, सब धर्मों का अलग अलग है। तो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनका अपना रीति रिवाज है, ठीक है, उनका एक संस्कृति है, कैसे रहना है, कैसे कपड़ा पहनना है, तो ये सब उनको दिकुओं ने बहुत प्रभावित किया, ठीक है, प्रभाव डाला। जंगल महल क्षेत्र किसे संगठित है, तो ये आदिवासी विद्रोह से था। अगला ये है कि ब्रिटिश सरकार, क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने चाय बागानों के मजदूर को क्या सुविधा दिया, तो ये न्यूनतम मजदूर और अनुबंधन दिया। संथाल विद्रोह के मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संथाल का मुख्य विरोध था जमीन पर अधिकार वापस पाना। आदिवासियों ने दिकुओं के विरोध कैसे किया, तो ये विद्रोह और जंगल में छुपकर किया, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिरसा आंदोलन का, क्या है कि बिरसा आंदोलन का मुख्य प्रतीक क्या था, तो एकता और संघर्ष था। क्या था, एकता और संघर्ष। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आदिवासी जागरूकता बढ़ गई। जंगल सत्याग्रह के दौरान आदिवासियों ने क्या किया, तो ये जंगल पर कब्जा करने की कोशिश किया। क्या क्या, जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की। अगला है कि जंगल कानून, क्या जंगल कानून का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार का जंगल पर अधिकार करना। अगला, बिरसा आंदोलन में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की पुनः व्यवस्था करने का प्रयास किया था, ये सामुदायिक भूमि स्वामित्व था। क्या था, सामुदायिक भूमि स्वामित्व। अगला बात कर लेते हैं, ये रहा कि बिरसा मुंडा का मुख्य नारा क्या था। बिरसा मुंडा का मुख्य नारा क्या था, ये था अबुआ दिसु अबुआ राज, हमारी भूमि हमारा राज। इसका मतलब होता है अबुआ दिसु अबुआ राज, मतलब हमारी भूमि हमारा राज। ये बिरसा मुंडा का मुख्य नारा था। सही बात है, हमारा भूमि है तो हमारा ही राज नहीं चलेगा, किसी और का राज नहीं चलेगा। जिससे कि अभी बफ का भी चल रहा है, बफ किसी की ज़मीन पर कह दे रहा है कि ये बफ मेरा है, तो ये कैसा हो सकता है, मेरा ज़मीन मेरा राज होना चाहिए, मेरा ज़मीन है किसी राज कोई और करना चाहता है, तो ये सब चीज़ें। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने, क्या कहता है कि संथाल हुल की शुरुआत किसने किया था। संथाल जो हुल था इसकी शुरुआत क्या था, सिंधु कान्हू और चांस भैरव ने किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चन सेक्रेटरीट के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अदरवाइज कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बिरसा मुंडा से 2-4 क्वेश्चन आते हैं, और बिरसा मुंडा से जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिल गया। फिर बच्चों वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।